दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज 1 अक्टूबर है। नवमी की सबको शुभकामनाएं। तो आज मार्केट का ये सीन है कि भाई आज थोड़ा मार्केट अप हुआ है। आज आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ भी, यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन हो गया। काफ़ी पढ़ना उस बारे में, मतलब एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। जब भी जैसे ऐसा सीन होता है कि बिल कुछ पास होना होता है और दो पार्टियों में जैसे यहाँ पे भी होता है ना कि लाइक इतने मेजॉरिटी चाहिए बिल पास, कोई भी एक रूल आया था, जैसे बीजेपी ने कुछ रूल लाया लेकिन पार्लियामेंट में पास नहीं होगा तो वो मतलब अमेंडमेंट उसका नहीं होगा। तो वैसे ही वहाँ भी होता है। तो उस चक्कर में ये तो वो पास नहीं हुआ तो वहाँ पर शट डाउन हो जाता है गवर्नमेंट का। तो उसमें क्या होता है कि सारे जितने एसेंशियल सर्विसेज हैं, मिलिट्री है, मेडिकल है, ये सब चलेगा लेकिन बाकी सब चीज़ें बंद हो जाती है। तो उसका थोड़ा मेरे को लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है मार्केट में। मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा था और ये सब कर रहा था, तो मार्केट ने उसको नज़रअंदाज करके बिल्कुल अपना अच्छा अभी बढ़त दिखाई है। वरना आप देखोगे फ्राइडे को नहीं, कल कल भी कब मार्केट खूब गिरा है ना। आज वेडनेसडे है लेकिन ट्यूसडे को देखो आप कितना मार्केट 24,600 पे था। ये 30 का है, सॉरी 30 सितंबर का है ना। तो 24,600 पे आ गया था और कहाँ से देखो 25,100 के लेवल से गिरते गिरते 26,600 पे आ गया। तो आज बढ़ा है मार्केट अच्छा खासा। तो आपको वही दिख रहा है। हालांकि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो कल के डेटा के बेसिस पे अपडेटेड है, एनएवी। तो आप लोग को अभी गिरावट ही दिखेगी उसमें। तो चलिए बढ़ते हैं। बाकी मैं थोड़ा बता दूं, एफ आईज अभी भी सेल कर रहे हैं दबा के। देखो 2,000, 2,800, 5,600, ये सब 5,000, ये सब सेल किए पड़े हैं। ये चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एफ आई एस कब करेंगे। मुझे लगता है अभी मार्केट अच्छे लेवल पर गिरा है तो शायद अभी और बाइंग हो एफ आई एस की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा टैक्स रिलीफ होगा, कुछ वैसा आए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एल टी सी जी में, एस टी सी जी में, तो शायद अट्रैक्ट करेगा एफ आई एस को। बट फ़िलहाल तो खैर हमें एफ आई एस की उतनी नीड, मतलब इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब डी आई एज़ में इतना एस आई पीज़ इनफ्लो हो रहे हैं, इतने लोग रिटेलर्स आज के टाइम पे अवेयर हैं स्टॉक मार्केट पे, तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारा मार्केट भी ग्रो करेगा ही, वो तो बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड का दिखा देता हूँ। तो कल के डेटा के बेसिस पे कल हल्का मार्केट हल्का सा गिरा था, तो फ्लैट ही रहा था लगभग। तो 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है मेरा, 0.13%। टोटल रिटर्न 15.14% चला गया, 1,55,000 पे। एक्स आर आर 15.97% है, 16% का, ठीक है। 10,29,000 लगाया था इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू 11,85,000 है। डे चेंजेस की बात करें तो मेरा ऐसा टी एल एस एस ने तो फ़ायदा दिया है थोड़ा सा, 200 रुपये का। मोतीलाल मिड कैप में 4 रुपये का, बिल्कुल 0.01 में, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं। आप देखो गिरने वाले भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहोगे उसको। बंधन स्मॉल कैप 0.03, निपॉन इंडिया 0.12, क्वांट 0.14, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.15, टाटा स्मॉल कैप 0.21, मोतीलाल स्मॉल कैप 0.22, कैनरा रोबेको 0.23, पराग पारिक 0.29। तो इतना इतने ही गिरे हैं, ठीक है। रिटर्न बेसिस पे चले जाओ तो देखो मेरे दोनों एल एस एस फंड एकदम टॉप पे बैठे हैं। ये 61% के साथ, ये 53% के साथ। पराग पारिक फ्लेक्सी का 32%। अगर मैं बताऊं, अगर मार्केट ये यहाँ से लास्ट ईयर का टच कर गया, जो कि क्या था 26,000, 1 मिनट में बता देता हूँ, 26,200 या 300 था। ये देखो 26,000 अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि एग्जैक्ट ये 1 साल पहले का बता रहा है ना। तो हम लोगों ने सितंबर 15 या 20 सितंबर को हाई लगाया था 26,500 या 400 का, ठीक है। तो मैं वैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर उतना भी मार्केट लगा देता है, ठीक है, जब भी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी उतना भी लगा लिया, मतलब आगे तो बढ़ेगा ही ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर सेम लास्ट ईयर जितना हाई भी लगा देगा ना, तो ये दोनों मेरे ईएलएसएस फंड लगभग लगभग 80% के रिटर्न पे बैठे होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा, एक एक 2,000 निफ्टी बढ़ा, और ये आराम से ये 100% के रिटर्न पे आ जाएंगे। आप देखना, क्योंकि मेरे ये सबसे पुराने फंड्स हैं। मैंने स्टार्ट ही किया था म्यूचुअल फंड एज ए ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करके कि ताकि टैक्स बचा पाऊँ नौकरी से। और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट और लगा, क्योंकि मैं पहले हमेशा शुरू से जब से मैं कमाना स्टार्ट किया हूँ कॉलेज के फाइनल ईयर से, तो मैं
डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, मतलब डायरेक्ट कोई भी स्टॉक ले लिया, टाटा का ले लिया, HDFC ले लिया, SSL ले लिया, अपने हिसाब से जो भी मेरे को समझ आया। लेकिन फिर 1-2 साल बाद जब मेरी सैलरी और बढ़ी और जब मैं अच्छा खासा टैक्स अमाउंट बचाने लगा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि भाई हाँ, ELSS फंड्स भी होते हैं, और जो लोग नौकरी करते हैं उनको पता होगा कि 1.5 लाख तक का बचा सकते हो ETC में। तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आया, फिर मैंने और पढ़ा इसके बारे में। देन मैं सोचा कि एक कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए। हालांकि देखो, इसमें सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। कुछ लोग डायरेक्ट स्टॉक से अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको स्किल है उस चीज़ का, तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छा ऑटो पायलट मैकेनिज़्म है। अगर आपको ज़्यादा अपना बिज़ी हो किसी और काम में, रोज़ रोज़ दिन ट्रैक नहीं कर सकते हो या कुछ सेल बाई नहीं करना चाहते हो, तो एक अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ले लो आप, अपना ऑटोमेटिक चलता रहेगा वो। और क्या, क्योंकि स्टॉक्स में देखो आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कंपनी को, बैलेंस शीट समझनी आनी चाहिए, ROE ROC क्या होता है सब समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए वैल्यूएशन कम है ज़्यादा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक, क्योंकि अच्छा स्टॉक भी हो लेकिन ओवर वैल्यूड हो, तो अगर आप वहाँ पे ख़रीदोगे तो गिरेगा ही। तो ये सब बहुत थोड़ा टफ टफ क्या मतलब, थोड़ा स्किल्ड वाला काम है, आपको टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए। जब सीख भी जाओ तो आपको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि कोई कंपनी मान लो 1-2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ज़रूरी नहीं है ना हमेशा करेगी, तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है सब चीज़ों पे, ठीक है। उनके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है। तो आप लोग, यही सब मैंने स्टार्ट किया था। पराग पारिक 32%, देखो कॉन्ट 8%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7.5, मोतीलाल स्मॉल कैप 4.5, निपॉन इंडिया ग्रोथ 0.77, बंधन अभी नेगेटिव में आधा परसेंट, ये 1.5%, और ये 3.5%, ठीक है। इतना इतना अमाउंट लगा हुआ है, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर जाऊँगा नहीं, आप देख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरा निपॉन इंडिया क्वांट में लगा है, पराग पारिक में लगा है, बाकी सब में धीरे धीरे कम होता गया। ये भी मैंने नया स्टार्ट किया तो इसलिए कम है, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कॉइन का भी दिखा दूँ। इसमें भी मैंने रिसेंटली मतलब 3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने। तो आप लोग पूछोगे कि आपने उसमें क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये जो मेरा पोर्टफोलियो ग्रो का वो पुराना है, मतलब 3 साल पुराना है। हालांकि बीच बीच में मैंने, मतलब सारे फंड्स एग्जैक्ट 3 साल पुराने नहीं हैं, लेकिन वो सबसे पुराना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो पहले, ठीक है। तो उसमें मेजॉरिटी फंड्स पुराने हैं, 3 साल या 2 साल वैसे वाले पुराने फंड्स हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल नया स्टार्ट किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि नए पोर्टफोलियो आज के टाइम से 2025 से कैसे कितना परफॉर्म करते हैं, क्या ट्रैकेबिलिटी है इनकी। इसीलिए मैंने इनको उसमें नहीं डाला। तो इसमें मैंने देखो अभी 2.25 लाख डाला है लगभग, और अभी 5,000 का नुकसान पे है, ठीक है। अभी इसमें एक्सेलर नहीं आएगा कि ग्रो तो दिखा देता है, लेकिन ये ज़रूरत आई थिंक 1 साल होने पे तब स्टार्ट करता है दिखाना। तो HDFC अभी पॉजिटिव में नहीं, अभी टोटल PNL में देखो सारे नेगेटिव में है, बस इन्वेस्ट को स्मॉल कैप को छोड़ के, बाकी ये दोनों नेगेटिव में है। स्मॉल कैप मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप भी नेगेटिव में है, और माइक्रो कैप मोतीलाल का भी नेगेटिव में है, इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप भी नेगेटिव में है, ठीक है। इसमें मैंने 25, 10,000, 10,000, 25,000, 1 लाख और ये 5,000 डाले हुए हैं। ये मैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रखा हूँ, देखूँगा बाद में 3-4 साल, क्योंकि देखो अब 5 साल तक तो कुछ होता ही नहीं है म्यूचुअल फंड में। हो सकता है 5 साल बाद, 4 साल बाद हम थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट दिखे 10-15 हज़ार का, मतलब सोचो इतना साल रुकने के बाद भी। फिर कंपाउंडिंग जब होती है तब अच्छा खासा, मतलब लेटर ऑफ द ईयर्स आपको दिखेगा कि ज़्यादा बढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरा एंडी मनी में मेरा US स्टॉक्स है। तो इसमें मैंने $3,390 डाल के रखे हैं, $4,850 चल रहा है, लगभग 43% का रिटर्न दे के बैठा हुआ है। एप्पल ने 23.5% रिटर्न दिया, अमेज़ॉन ने 35% का, माइक्रोसॉफ्ट में 30%, एनवीडिया में 80%, अल्फ़ाबेट गूगल ने 52%, ब्रॉडकॉम में 118%, मेटा ने 52%, JP मॉर्गन ने 52%, टेस्ला ने 104%, ताइवान सेमीकंडक्टर ने 53%, नेटफ्लिक्स ने 47%, ठीक है। ये रिटर्न है। म्यूचुअल फंड्स में भी, इसमें भी कुछ कुछ रखे हैं, बाकी हज़ार हज़ार रुपये डाले, बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है इसीलिए मैंने इसमें अलग से यहाँ पर डाला है, मिलाया नहीं है उसमें। तो ये दो, एक इंडेक्स फंड है और एक एक्टिव फंड है, तो इसमें दोनों हज़ार हज़ार रुपये डाले हुए हैं, दोनों भी निगेटिव में ही है, ठीक है। और दोस्तों मैंने रिसेंटली नया स्टार्ट किया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ,
हो गए मुझे पास आउट हुए 5-6 साल। तो मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में भी गया था ना 2015 में, तब से मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है। हम लोग का एक पहला सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी था क्रिप्टोग्राफी करके, जिसमें साइफर टेक्स्ट और ये सब पढ़ते हैं। तो हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नहीं होता है, लाइक जैसे फिज़िक्स में भी हम लोग 11 12 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लिए, या लास्ट में कुछ जैसे एक मुझे याद है केमिस्ट्री में एक था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। उसमें कुछ कुछ केमिकल्स के नाम ऐसे बताते हैं कि जो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आप देखो उसका कोई मतलब वैसा कोई अगर अभी अभी केमिस्ट्री में कुछ कर रहा होगा, प्रॉपर लैब टेक्नीशियन कुछ ऐसा होगा, तो वो उसका यूज़ नहीं करता होगा। मेनली वही टाइट्रेशन और वो सब जो मेन पढ़ाते तो वही था। तो वैसे ही यहाँ पे कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं है इंडिया में, क्योंकि कंपनीज़ नहीं है वैसी, है ना। यूएसए में तो है। तो वो एक तरह का इंट्रोडक्शन था बस कि बल्कि कॉलेज में कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई किसी को ब्लॉकचेन ही पढ़ना है, पढ़ाया जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कि ताकि करियर बन पाया उसमें। तो बट मेरे को इंटरेस्ट आया उस टॉपिक से, तो मैं थोड़ा पढ़ा वढ़ा था। तो वहाँ से मैं जानता था ये सब चीज़ें, लेकिन हालांकि मैं पैसे नहीं कमा रहा था। अपने पापा से पूछा तो उनको ये सब चीज़ पे भरोसा नहीं था। जानते हो इंडियन डैड्स को, आरबीआई, और जब तक कुछ उनको इलीगल लगता था ये सब, आरबीआई ने अप्रूव नहीं कर रखा है, ये सब फेक है, ये है, वो स्कैम है, ये वो ऐसे करते थे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई अगर 2015 में उस समय बिटकॉइन का प्राइस मेरे ख्याल से बहुत कम था। ये देखो 5 साल पे जाओ, मैक्स पे जाओ 2015 पे, देखो कितना कम था। 16 तक का दिखा रहा है, चलो और भी 2015 में तो मेरे को लगता है और कम होगा यार, 20-25 हज़ार होगा। तो मतलब कोई भी अपनी एक मंथली सैलरी भी लगा दिया होता तो आज के टाइम पे देखो कितना करोड़ पे बैठा होता, है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को आइडिया नहीं है। तो खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस समय मैंने फिर नहीं लगाया। फिर जब कमाना स्टार्ट किया 2019 में फाइनल ईयर से, तो उस समय फिर बैन हो गया था क्रिप्टो इंडिया में। आप लोग न्यूज़ पे जाके सर्च करना, आरबीआई ने 2018 में बैन लगा दिया था कि लाइक यू कैन नॉट इवन लाइक किसी थर्ड पार्टी ऐप से आप बाई सेल भी नहीं कर सकते हो 18 में। हालांकि फिर मार्च 2020 या 21 में, 20 में एंड में, मार्च अप्रैल में, सॉरी, Q2 में, Q1 Q2 में, तो उसमें उन्होंने फिर लिफ्ट हटा दिया, ठीक है। लेकिन फिर वही है, लिफ्ट हटाया तो लेकिन फिर इतना ज़्यादा अनसर्टिनिटी बन गया कि अरे इलीगल है ये सब चीज़ें, पता नहीं कोई लेके भाग जाएगा पैसे, कोई रेगुलेशन नहीं था। तो मैं नहीं लगाता था ये सब पैसे, है ना। उसके बाद फिर मैं 2022-21 में पैसे लगाया था, तो बुल रन आया था, तो कुछ पैसे बनाए मैंने, और फिर मैंने 22 या 23 में उसको सेल कर दिया, है ना। सोच के कि भाई मतलब पता नहीं बहुत वोलाटाइल है, पता नहीं भागेगा कितनी, भागेगा कितना होगा। तो बंद कर दिया। वज़ीरेक्स में था मेरा पैसा, और फिर 24 में आप सर्च करना, वज़ीरेक्स में हैक हो गया पूरा। मतलब जितने लोगों का जितने फंड्स थे उसमें लाखों करोड़ों सब हैक्ड हो गए। मतलब वज़ीरेक्स ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके पैसे भी लौटा नहीं सकते। सोचो आप इतने, मेरे तो खैर कम अमाउंट थे और मैंने निकाल भी लिया था बहुत पहले 22-23 में। लेकिन सोचो, मतलब मैं ट्विटर पर देखता हूँ बहुत लोग, मतलब एक से एक सेलिब्रिटीज़ लोग भी, लाखों उनके पड़े थे, 5-5 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख क्रिप्टो में और वज़ीरेक्स में, और लेके भाग गया। वो पूरा हैक हो गया। उसने फाउंडर कहता निश्चल शेट्टी ने बोला कि हैक हो गया, हम आपके पैसे लौटा नहीं सकते हैं। अभी भी केस उसका चल ही रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों का भरोसा कम हो जाता है, फिर वो नहीं विश्वास करते हैं भाई कि क्या करें अब। उनको टेक्नोलॉजी में बिलीफ हो तो भी नहीं। इसीलिए मैं मतलब फिर ये सब मैं पिछले साल से भी वापस सोचने लगा था कि मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था। तो खैर इस साल से मैंने फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, और मतलब मैं आप लोगों को इसलिए कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि मैं न्यू नहीं हूँ क्रिप्टो में। इस टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से मानता हूँ, 10 साल से मानता हूँ, लेकिन इट जस्ट दैट इंडिया में उतना वो सब फैसिलिटी ही नहीं था, और आज भी नहीं है। मतलब कहने को तो चलो अभी सिक्योर ऐप्स आ गए हैं, कोइनडीसीज काफ़ी सिक्योर है ये वो, लेकिन रेगुलेशन आज भी नहीं है। टैक्स तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि 30% टैक्स लगेगा, लेकिन आज भी कल का न्यूज़ से भी बोलता है कि हमारे अंडर नहीं आता क्रिप्टो, हम इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखो, या फिर तो आने वाला टाइम में एक अलग से इसकी बॉडी बनेगी,
जैसे सेबी स्टॉक्स का है, तो एक क्रिप्टो का एक अलग बॉडी बनेगा, रेगुलेटरी बॉडी। और क्योंकि सब हाथ खड़े कर दे रहा है, आरबीआई भी बोल दे रहा है कि नहीं नहीं, हम इसे नहीं ला सकते इंडिया में, तो वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग नहीं भी हैं। खैर, तो मैंने वापस से स्टार्ट किया है, तो कुछ कुछ 1,000 लगाए हैं मैंने। ये सब कॉइन्स में, एस्टर में लगाए हैं, हाइप में लगाए हैं, दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। मैं देखो दोस्तों, मैं वैसे वैसे मीम कॉइन्स देखो, किसी दिन मैं आप लोग बोलना कमेंट में, मैं अलग से बना दूंगा वीडियो कि मीम कॉइन्स क्या होते हैं। और जैसे आप स्टॉक्स में देखते हो कि एच आपको एच का हर जगह बैंक दिख रहा है, उसका आउटलेट खुल रहा है, एटीएम है ये, तो आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो स्टॉक भी बढ़ेगा। तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ये दोनों हाइप और एस्टर, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेसी को देखते हुए। जैसे बेसिकली हम लोग स्टॉक्स में डालते हैं, दिख जाता है ना हमें कि किसी बंदे ने ये बाई का ये अमाउंट लगाया हुआ है, सेल का ये लगाया है, तो वो सब नहीं दिखता है इसमें, ठीक है। और ये ट्रेडिंग कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रोजेक्ट्स बनाए। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पर लॉजिक है, ऐसा कोई मीम कॉइन नहीं है ये। XRP बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, आप जानते ही हो, सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम, ये मीम कॉइन है। इसमें मैंने ऐसे ही 1,000 रुपये डाल दिए हैं कि कुछ बनेगा बनेगा या नहीं बनेगा। फाला नेटवर्क एक बहुत अच्छा है, मेटा अगर अपने एआई में घुस रहा था, इसमें ऐड एजेंसी का काम इसमें डालने वाला था फाला नेटवर्क से। तो अगेन इसका भी प्रोजेक्ट अच्छा है, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है। XMR मोनेरो, ये इसको मैं आ, अमीरों का स्विस बैंक कहता हूँ। इसमें क्या है, ये ऐसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे आप लोग को पता होगा जितने ब्लैक मनी कमाते हैं, जितने दुनिया भर के अमीर, इंडिया के साथ बात नहीं हो रही, दुनिया के, वो सब क्या करते हैं, जाकर स्विस बैंक में रख देते हैं। क्योंकि स्विस बैंक अपना प्रोवाइड करता है कि भाई हम किसी फॉरेन बॉडी से को डिटेल्स नहीं देंगे, कोई ना ही हमें आके हड़का सकता है ना। मतलब बेसिकली आपका पैसा यहाँ सेफ़ है, हम कोई पूछते नहीं है कि आप कितना पैसा लीगल है, क्या है, कहाँ से लाए हो, क्या नहीं, आप यहाँ सेफ़ रख सकते हो। तो वैसे ही XMR है यहाँ पे, ये आपको इसमें जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे आप लोग को पता होगा बिटकॉइन में एड्रेस होते हैं, लेकिन वो ट्रेसेबल होते हैं। जैसे मतलब मैं 24 लोग को ना पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो बैक ट्रेसिंग कर करके 24, 23, 22, 21 करते करते वो लोग निकल आएंगे कि अच्छा हाँ, यहाँ से ये पैसा आया था, पहला आदमी मेरे से। वो चीज़ यहाँ ट्रैक नहीं होती है। तो मुझे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी आगे बढ़ेगा। अभी 25,000 का कुछ है इसका प्राइस चल रहा है, तो इसमें मैंने इसीलिए डाला है। और ये ब्रेड अगेन एक ये मीम कॉइन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा करेगा। ऑन्डो एक RW एक अच्छा प्रोजेक्ट है। फेच AI भी AI एजेंट बना रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। कैस्पा भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, EVM रिलेटेड है। ऑफिशियल ट्रम्प, ये ट्रम्प कॉइन है, मीम कॉइन है, अगेन मीम कॉइन। ये USDT है, ये मीम कॉइन। और ये तो USDC है, तो मैंने कन्वर्ट करने के लिए डाला था। और ये जी कैश है, ये तो खैर ज़ीरो है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है। तो यही सब मैंने ऐसे सोच के अपने पैसे डाले हैं कि क्या होता है, और अपने दिमाग से। और मतलब अगेन मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं फर्म बिलीवर, बहुत 1 डिकेड ओल्ड फर्म बिलीवर हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इट्स जस्ट दैट कभी वो इंडिया में रेगुलेशन और वो वैसा दिखा ही नहीं कि मैं कभी कर पाऊँ। अभी वापस से भरोसा हो रहा है कि हाँ भाई, अब कुछ कुछ ऐप्स आ गए हैं, सिक्योर है, सब कुछ है, तो अब डाल सकते हैं पैसा। तो अब मैं इसीलिए स्टार्ट किया हूँ डालना, ठीक है। बाकी आप लोग को अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट करना, क्रिप्टो लिखना, कमेंट करना, तो मैं समझ जाऊंगा। मैं आप लोग को इसकी जानकारी दूंगा ताकि आप लोग भी इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, बाकी म्यूचुअल फंड का मैं जल्दी जल्दी बस खाली पोर्टफोलियो दिखा के आगे बढ़ जाऊँगा। इस पर मैं बहुत देर काफ़ी बात करूँगा, ठीक है। हर एक कॉइन के बारे में बताऊँगा, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ शेयर करो मेरे वीडियो, मैं नया यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशन मिलेगा काफ़ी मुझे। और मेरी वीडियोस देखो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, सपोर्ट करो थोड़ा मुझे भी, भाई को, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।